श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी प्रकार का बोझा जब हम ढोते हैं तो उसमें कभी भी हमको खुशी का अनुभव नहीं आ सकता। तो हम करना क्या चाहते हैं, ये बोझे को उतार दो। जैसा दिन भर हम अच्छा बुरा काम करते हैं, उससे थक जाते हैं और फिर क्या चाहते हैं कि सब बोझे को उतार दो, माने हम सो जाते हैं। सोना माने क्या? सोना माने जितना भी बोझा है उस बोझे को उतार देना। देखो, इसीलिए हर एक आदमी सोने के लिए तरसता है और यहाँ तक के कि सत्संग में आने के बाद भी यहाँ आदमी आराम से सो जाता है। देखो, एक बार हम कहीं सत्संग कर रहे थे और सामने दो सज्जन बैठे हुए थे कुर्सी पर। एक मक्खी मुझे परेशान कर रही। तो यह जो दो व्यक्ति थे उसमें से एक कुंभकर्ण का अवतार था और दूसरा डनलॉप पिलो था। और ये जो कुंभकर्ण का अवतार था वो बड़े अंदाज के साथ इस डनलॉप पिलो पर सो गया। अच्छा, मुझे यहाँ से जो दिखता है ना वो आपको वहाँ से नहीं दिखता। तो यहाँ से मैं देख रहा था कि ये आदमी सो रहा है और जो तकिया था वो परेशान था क्योंकि बोझा आ गया ना उस पर। एक ने बोझा उतार दिया तो बोझा उतरने के बाद जाएगा कहाँ, तो तकिया पर चला गया। अब जब तकिया पर बोझा चला गया तो तकिया सोच रहा था कि बोझे को मैं हटा लूँ, तो थोड़ा उसने हिलने का प्रयत्न किया, लेकिन कुंभकर्ण की औलाद खानदानी थी। उसने बाकायदा तकिया को हाथ डाल करके खींचा और फिर अपना करके ले गया। और हमको यहाँ से बड़ा आनंद आ रहा था। और जब ऐसे हो रहा था, लेक्चर पूरा हुआ। लेक्चर पूरे होने के पश्चात कुंभकर्ण आया, मुझे कहता है, स्वामी जी आपका प्रवचन जबरदस्त था। देखो, अब उससे क्या बात करें। हमने कहा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अच्छा, वो तो चला गया और फिर ये जो तकिया था ये मेरे पास आया। स्वामी जी, जब आप देख रहे थे वो सो रहा था, आपने उसको उठाया क्यों नहीं? मेरे पूरे सत्संग खराब कर दिया, मैं बहुत गुस्से में था। हमने कहा पहले शांत हो जाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप बताओ, सत्संग में आप काहे के लिए आए थे? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? हाँ, हम तो सुख के लिए आए थे। बहुत बढ़िया, तुमको सुख मिला? उसको मिल गया था। जो आदमी सोता है वो सुखी होता है। देखो, तो तुम सत्संग में आकर के सोना सीखो, आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसके पीछे आधार है भगवद गीता का 2वां अध्याय। उसमें भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जिस अद्वैत तत्व को, जिस परमात्मा के प्रति अज्ञानी लोग सो रहे हैं और उनको ये केवल द्वैत का जगत ही सत्य प्रतीत होता है, उस अद्वैत तत्व के प्रति ज्ञानी पुरुष जग गया है और इसीलिए इस द्वैत के संसार का बोझा उसने अपने आप उतार दिया है। देखो, और जिसने बोझा उतार दिया है वो मस्त रहता है। देखो, तो हल्का फुल्का जीने का तात्पर्य हमने ही बोझा उतार के चढ़ा के रखा है अपने सर पर।
देखो, और ये बोझा हमने चढ़ाया, किसी ने नहीं चढ़ाया। एक उदाहरण दो आपको, नोएडा की बात है। वहाँ हमारा लेक्चर था, लेक्चर खत्म हो गया और एक ब्रिगेडियर की ब्रिगेडियरिन पत्नी उसकी आई और हमको कहती है कि महाराज जी आप मुझे कहो कि मैं सिगरेट पीना बंद कर दूं तो मैं सिगरेट पीना बंद कर दूं। तो मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, जब तुम सिगरेट पीती हो तो कितना अच्छे लगती हो, ऐसे लगता है कि पुराना रेलवे का इंजन स्टीम इंजन आ रहा है, पीती रहो। और उसके द्वारा देखो कितने फायदे हैं, तुम्हारे मुंह से ऐसी खुशबू आती है कि ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद तुम्हारा दिल हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि हमेशा अंदर में धूम्रपान का अग्निहोत्र चल रहा है। और अपने कारण तुम जितने भी तंबाकू की खेती करने वाले किसान हैं उनके ऊपर कितना उपकार कर रहे हो। धन्य हो आप, धन्य हो, सिगरेट पीती रहो। जब मैंने ऐसा कहा तो मैंने, स्वामी जी आप मेरी खिंचाई कर रहे हो। हमने कहा नहीं मामा, खिंचाई नहीं कर, सत्य बता रहा हूँ। बोले आप बता दे क्यों नहीं मुझे कि सिगरेट पीना बंद करो, मैं करूँगी ना। हमने कहा मुझे आप पहले बताओ, जब आपने सिगरेट पीना शुरू किया था तब मेरे पास आई थी क्या? स्वामी जी नो, दिस इज नो माय फर्स्ट सिगरेट, विल यू प्लीज इनॉग्रेट। यदि तुमने स्वयं कोई बोझा अपने सर पर ढो के रखा है तो आपको स्वयं की जिम्मेदारी है, इस बोझे को हटाओ। देखो महाराज, हम सभी के सभी अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। देखो ये हमारा सबका डिफॉल्ट सेटिंग्स है। यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, सो सिंपल। यदि मैं बाप हूं तो मेरे पुत्र दुख का कारण मेरा पुत्र। ये पुत्र से मुझे एक चीज याद आई, कल परसों मुझे किसी ने एसएमएस भेजा था। मुझे दुनिया भर से एसएमएस आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर। एक माँ ने अपने बेटे के बारे में कुछ बताना था, तो उसने अपने पति को कहा, ए जी सुनो, अपने जो पड़ोसी है ना, हाँ जी। और बेचारा हस्बैंड कुछ काम कर रहा था। हस्बैंड हमेशा बेचारे ही होते हैं, तो बेचारा कुछ काम कर रहा था। तो ये पत्नी कहती है कि देखो जी, जो पड़ोसी है ना उसका बेटा 100 में से 99 नंबर लेके आया, मालूम है? तो बोले अच्छा, 1 नंबर का क्या हुआ? तो वो कहती है तो आड़ा पुत्र ले आया। जहां हमने अन्य के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, अपने सर पर बोझा चढ़ा लिया। देखो ऐसी एक माँ मेरे पास आई और कहने लगी, स्वामी जी दुनिया बहुत खराब है। हमने कहा देखो कंप्लेंट मत करो, मैंने दुनिया नहीं निर्माण की, मैन्युफैक्चर के पास जाओ, आई एम नॉट द क्रिएटर। नहीं, मुझे ये कहना है कि देखो मेरे पड़ोसन जो है ना, उसने सुबह सुबह आके मुझे मिठाई दी। कितने खराब लोग हैं, सुबह आके मिठाई देते। बोले इसलिए मिठाई दी कि उसका लड़का मेरिट क्लास में आया। हमने कहा कि अम्मा तुम क्या बात कर रही हो, मेरा भी बच्चा मेरिट में आता तो मैं भी अपने पड़ोसी को मिठाई देता, आपको समझ में नहीं आता इसलिए आप स्वामी जी है। ने बताओ अभी। बोले उसने इसलिए नहीं दी मुझे मिठाई, मेरा लड़का 4 बार फेल हो गया तो मेरी नाक काटने के लिए उसने मुझे मिठाई दी। स्त्री जो विचार कर सकती है, ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ये सत्य है, झूठ नहीं है। तो हमने कहा कि देखो माँ, अब हो गया तो हो गया। नहीं, मुझे आपसे उत्तर चाहिए। किस चीज का? लोगों के बेटे बच्चे मेरिट में आते हैं और मैं ही ऐसी क्यों अभागी हूं कि मेरा बेटा 4 बार फेल हुआ? बताइए मैंने क्या पाप किया? हमने कहा माँ,
इमली के पेड़ को कभी आम लगे है क्या? तो उसने कहा आप क्या बोलते, मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेरी मुश्किल हो जाती है। किसी के भी साथ कंपैरिजन करो, आपने अपने सर पर बोझा चढ़ा लिया। हाउ सिंपल लाइफ इज। हम जाते हैं देशों परदेश में, विशेष करके अपने यूएसए के एनआरआईज, नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस, एनआरआईज, वहाँ यही चलता है। मेरा लड़का टेनिस खेलने जाता है तो दूसरी कहती मेरी लड़की वहाँ भरतनाट्यम करने जाती है, उसमें क्या कंपटीशन है? लेकिन उसी में लगे रहेंगे। जिस दिन आप अन्य के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन करना छोड़ दोगे, आपका जीवन हल्का फुल्का हो जाएगा। हाउ सिंपल इट इज। लेकिन उसने मारुति ली, हम गधा लेंगे। कोई जरूरत है? उसने मारुति ली, आप जाके नमस्कार करो, क्या जरूरत है गधा लेने की? तो एक तो बोझा हम अपने सर पर चढ़ा लेते हैं इस दृष्टि का कि सबके साथ कंपैरिजन करेंगे और अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। देखो महाराज, इससे निकलने के लिए एक सिंपल सिद्धांत आपको बताते हैं। एक बार हम गए थे कैलाश मानस की यात्रा पर। तो जब कैलाश का हम प्रदक्षिणा कर रहे थे, वहाँ हमको शिवजी और बाकी सभी साधु संत मिले। तो हम भी जाके वहाँ ज्वाइन हो गए। हमने भी नमस्कार किया, बैठ गए। फिर शिव जी ने कहा, देखो संतों, इस दुनिया में हर एक जीव के उद्धार के लिए जो जो परिस्थिति आवश्यक है वो देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम सभी बाबा जी ने तालियां बजाई। हिंदुस्तानी है ना, भगवान ने कहा तालियां मत बजाओ। हम चुप हो गए। बोले आप लोग क्या करोगे ये भी तो बताओ, दुनिया का भला करने के लिए। तो हम हिंदुस्तानी होने के कारण हमने कहा हम एक कमेटी बनाएंगे। देखो, कमेटी बनाना इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। क्योंकि कमेटी क्या है? कमेटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू नथिंग and collectively decide that nothing can be committed for. Therefore, they come and eat and decide when is the next meeting. That's all. तो हमने यही किया कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे और फिर हम डिसाइड करके आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो भगवान का ठीक है, कल आ जाना। तो हम लोग चले गए, मीटिंग हो गई कमेटी की। दूसरे दिन भगवान के पास पहुंच गए। वहां जाने के पश्चात भगवान ने कहा क्या किया आपने, बताओ। तो लोगों ने हमको कहा कि बाबा जी आप बताओ। हम खड़े हो गए ना, भगवान हमने ये निर्णय लिया, ये मेरी बात नहीं, ये कमेटी का निर्णय है। ये निर्णय लिया है कि हर एक जीव के उद्धार के लिए, ध्यान से सुनना, हर एक जीव के उद्धार के लिए जो योग्य परिस्थिति, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संबंध संग्रह, इनकी जो आवश्यकता है ये आप पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस परिस्थिति में कैसे रहना है, ये जो रहने की कला है, वो कला बताने का काम हम करेंगे। फिर भगवान ने तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया, वेल डन। इसीलिए अपने दिमाग का बोझा उतारने के लिए नित्य निरंतर जीवन में सत्संग का होना आवश्यक है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। जैसे शरीर के लिए नित्य निरंतर अन्न की खाने की आवश्यकता होती है, जैसे प्राण के लिए नित्य निरंतर सांसों सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में
हल्का फुल्का रहने के लिए नित्य निरंतर योग्य प्रकारों के विचारों की खुराक मिलनी चाहिए। और ये विचार आकाश से नहीं टपकते, उसके लिए हमको सत्संग में जाना है। और जब हम नित्य निरंतर सत्संग में जाएंगे, लेकिन ये कैसे संभव है? देखो आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सब संभव है। देखो, तो आप YouTube पर जा सकते हैं, इंटरनेट पर जा सकते हैं, टीवी पर देख सकते हैं, अनेक अच्छे अच्छे विचार आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो विचार है, इन विचारों के अनुसार ही हम अपने विकारों को नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, मन में विचार होना माने हम विचारक नहीं है। देखो, मन में तो कितने विचार होते हैं, कोई इसका अंत है? 24 घंटे वोल्केनोज आर इरप्टिंग नॉन स्टॉप। डज इट मीन वी आर थिंकर्स? देखो, वो विचार नहीं है, वो विकार है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विचार एंड विकार। विचार वो है जो हमको अपने उलझनों से सुलझाते हैं, उनको विचार कहते हैं। और विकार वो है जो हमको उलझनों में डालते हैं। देखो, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी यदि किसी के कारण होता है तो अपने कारण, और किसी के कारण दुखी नहीं होता। और ये अपने विचारों को ठीक करने के लिए नित्य निरंतर सत्संग में जाए तो देखेंगे आप, धीरे धीरे आप में इतना सूक्ष्म परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया को पता चलेगा इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक छोटी सी कन्या 2-4 साल की, जब वो बड़ी होने लग जाती है, उसको पता नहीं चलता, लोगों को पता लगता है अब ये बड़ी हो गई है। देखो, तो यह जो सूक्ष्म परिवर्तन है, इस परिवर्तन के साथ ही जीवन में एकदम बड़ा हल्का फुल्कापन आ जाता है। फिर हमको चिंतन करने की प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। देखो, और जब आप चिंतन करने लगोगे, दृष्टि बदल जाएगी, तब आप देखेंगे आपका जीवन आमूलाग्र बदल जाएगा। जीवन को जीने के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण होते हैं, डिफरेंट एंगल्स। एक एंगल होता है रिलेटिव एंगल, आई वर्सेस यू। उदाहरण से ले लेंगे समझने के लिए। लहरें, समुद्र और पानी, एक लहर दूसरी लहर की तरफ देख रही है, मैं वर्सेस तू। तो ये एक दृष्टि हो गई, लिविंग इन द रिलेटिव एग्जिस्टेंस। दूसरी दृष्टि हो गई, लहर समुद्र की तरफ देख रही है। तीसरी दृष्टि हो गई, समुद्र लहर की तरफ देख रहा है। और चौथी दृष्टि हो गई, पानी समुद्र और लहर की तरफ देख रहा है। अब ये 4 दृष्टियों में से जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। अभी हमारी यात्रा कैसी है? एक बार एक लड़की ने मुझे बड़ा सुंदर पत्र लिखा, बहुत पुरानी बात है, अब वो भी दादी हो गई। उसने लिखा, स्वामी जी, शादी के, उसने कविता लिखी थी, शादी के पहले मैं ही मैं ही मैं। शादी हो गई, फिर कुछ दिनों तक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। फिर कुछ दिन और बीते, फिर तू तू मैं, तू तू मैं। फिर और कुछ दिन बीते, फिर मैं तू तू मैं तू तू। और मैं हूँ गुजराती, और इसीलिए गुजराती में मैं को हूँ कहते, तो हूँ तू तू तू, हूँ तू तू तू, कबड्डी कबड्डी। पूरा जीवन जो है झगड़े के सिवा कुछ है ही नहीं। देखो, ये जितना भी झगड़ा होता है ना, एक केवल दृष्टिकोण का फर्क है। तो पहली बात ये दृष्टि, मैं वर्सेस तू। और दूसरी दृष्टि है, हमने इस जगत में रह करके यही सीखना है कि जगत में किसी के भी साथ रह करके आपको 100% आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। इट्स अ फैक्ट।
आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। उपनिषद कहती है जगत में सभी वस्तु व्यक्ति हमको अपने लिए प्यारे होते, वस्तु के लिए नहीं होते प्यारे। तो पहली दृष्टि ये। अब इस दृष्टि का त्याग करने के लिए, इस दृष्टि में ठीक से रहने के लिए भगवत गीता बताती है बड़ा सिंपल टेक्निक। वो टेक्निक है लीड अ ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल। हम अपने जीवन में अपने अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की बात नहीं करनी है, अपने कर्तव्य की बात करनी है। देखो उससे क्या होगा। उदाहरण लेंगे, हम लोग यहां बैठे हैं, आपका हम पर अधिकार है, हमारा आप पर अधिकार है। आपका हम पर क्या अधिकार है? आप इतना दिन भर का काम करके थक थुक के आए हो, यहाँ बैठे हो, तो आपके सामने हम योग्य प्रकार से विचारों का प्रतिपादन करें ताकि विषय का प्रतिपादन पूरी तरह से होवे। ये आपका अधिकार है। इसी प्रकार से मैं यहाँ जो आपके सामने बोल रहा हूं, मेरा भी ये अधिकार बनता है कि मैं जब बोल रहा हूं तो आप ना सोए। अब ध्यान से सुनना, मैं अपने अधिकार की बात करूं, क्यों सो रहे हो? देखो तो क्या होगा? झगड़ा होगा। आप अपने अधिकार की बात कर रहे हो, स्वामी जी आप सीरियसली बताओ, तो फिर झगड़ा होगा। जब जब अधिकार की बात होती है झगड़े के सिवा कुछ नहीं होता। अब कर्तव्य की बात करो, मैं अपना कर्तव्य बेस्ट करता हूं, आप अपना कर्तव्य बेस्ट करो। तो जब मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो आपके अधिकार उन कर्तव्यों में आ गए ना। इसी प्रकार से आपने यदि अपने कर्तव्य पूरे किए तो मेरा अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। और अपने कर्तव्य करना अपने हाथ में है, लेकिन अधिकार अन्य के हाथ में होते हैं। इसीलिए इस जगत में रहते समय ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। वॉट एवर वी आर सपोज टू डू, डू इट ब्यूटिफुली, सिंसियरली। ईशावास्य उपनिषद कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतकम समा। इस जगत में कोई भी कर्म करते समय उसमें 100% लग जाओ। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली, डू एवरीथिंग होल हार्टेडली। वी डू एवरीथिंग विथ होल इन द हार्ट। देखो जो भी कार्य आप पूरे दिल से करो ना, आपको उसमें आनंद आएगा। और जो कार्य करते समय पता नहीं मुझे क्यों बता दे, कई बार घरों में होता है, माताएं उनको खाना बनाना होता है, पता नहीं इस घर में ब्याह हो के आई, रोटियां बना बना करके मेरे हाथ के पापड़ हो गए, पता नहीं क्या करूं। ऐसे घर में जो खाना बनता है ना, उस घर के लोगों को नॉन स्टॉप कॉन्स्टिपेशन होता है। अब करना ही है तो आनंद से क्यों ना करें। हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं। इफ यू डोंट वांट टू डू, रिजेक्ट boldly, revolt, don't do it. One option. दूसरा ऑप्शन, if you have to do it, do it cheerfully and happily. अब पहला ऑप्शन जो है, अब किसको और कितने बार रिवोल्ट करोगे ये संभव नहीं है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है, जो भी कुछ करना है, अब करना है ना, तो चेयरफुली क्यों ना करें। देखो, लेकिन हम लोग तीसरा ऑप्शन निकालते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरे ऑप्शन का उदाहरण देता हूं। एक बार मैं किसी के यहाँ गया शाम के समय चाय पानी पीने के लिए, वो मेरा प्रोफेशन है। तो वहाँ जाने के पश्चात बैठा मैं, तो शाम के समय उनके लड़का लड़की स्कूल से आ गए। लड़का था कोई 6वीं 7वीं क्लास में, लड़की थी 8वीं में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं दोनों में। तो लड़का आकर के उसने अपना बस्ता फेंक दिया, जूते फेंक दिए, कोच पे जाके बैठा और कार्टून शो शुरू कर दिया और वहाँ से चिल्लाया मम्मी खाने को लाओ। और जो लड़की थी वो अपने कमरे में चली गई और मैं देख रहा था। तो मैंने पूछा कि मम्मा लड़की बाहर नहीं आ रही। बोले स्वामी जी वो बड़ी विचित्र है। क्या विचित्र है? बोले जब तक कि उसका होमवर्क पूरा नहीं होता तब तक कि वो अपने स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं बदलती। होमवर्क पूरा करने के बाद ही बाहर आएगी वो। और लड़का बोले ऐसा ही है, क्या करें, लड़के ऐसे ही होते हैं।
लड़कियां वेरी सिंसियर होती है। फिर वो लड़की आ गई 1 घंटे के बाद। आने के पश्चात मैंने उसको पूछा, भाई तुम्हारा भाई देखो कैसे एंजॉय कर रहा है और तुम वहाँ अंदर जाके बैठी। बोले स्वामी जी क्या करो, भैया का होमवर्क डैडी कर देते हैं। अब मुझे तो मेरा होमवर्क करना पड़ता है। मैंने क्यों, तुम्हारे डैडी तुम्हारा होमवर्क नहीं करते? भले वो करते हैं लेकिन पनिशमेंट मुझे मिलती है, उनको कुछ नहीं आता। तो जब मैंने जान लिया कि मुझे मेरा होमवर्क करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने ये टेक्निक निकाला है। स्कूल से आने के बाद जब तक कि अपना काम पूरा नहीं होता तब तक कि मैं खाना पीना टीवी देखना करती ही नहीं। कितना इंटेलिजेंट अप्रोच है देखो लाइफ में। जो कुछ करना है प्यार से, प्रसन्नता से, पूरे दिल से करो। आपको कर्म करने में जब आनंद आएगा तब आप कर्म से आनंद के प्राप्ति की अपेक्षा नहीं रखेंगे। Normally, whatever we do to get happiness. Don't do that way. Express happiness through every action of your life. पूरा जीवन हल्का फुल्का हो जाएगा। देखो, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हम लोग क्या चूज करते हैं? हमारा तीसरा ऑप्शन होता है ये एयर होस्टेस के जैसा, चेहरे पे स्माइल, प्लीज कम। हाँ भाई, वो दांत दिखाते नहीं, दांत चबाते हैं। तो ऑन द सरफेस लेवल वी आर डूइंग इट, बट इनसाइड देयर इज द रिवोल्ट। एज द रिजल्ट either there is gastric ulcer, acidity, and this is how all the psychosomatic problems are born because of this attitude. And then we say the life is very burden for us. Relax friends, there is no burden. कोई बोझा नहीं है, केवल अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। तो जहां आपने इस एटीट्यूड को चेंज किया आप देखेंगे कोई बोझा है ही नहीं। तो पूरा जीवन में एक ही करना है, बोझे को उतार देना है। यही जीवन है। बोझे को ढोना ये जीवन नहीं है, बोझे को उतारना ये जीवन है। अब कितने प्रकार के बोझे होते हैं, कितने प्रकार के बोझे हमको कैसे उतारने हैं ताकि हम हल्का फुल्का रहे, इस पर थोड़ा चिंतन करें। देखो, समझो रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियाँ चढ़ते समय कोई एक छोटा सा बच्चा हो 10-12 साल का, उसके ऊपर में 2-4 सूटकेसेस एनआरआई ब्रांड लाद दी हो और वो बेचारा नीचे उतर रहा हो। उस समय उस बच्चे को रोको और उसको बढ़िया से बढ़िया जोक बताओ, वो हंसेगा? ही कैनॉट लाफ बिकॉज ही इज सो मच अंडर द बर्डन। तो जो व्यक्ति जीवन में खुल के हंस नहीं सकता वो अपने सर पर बोझा ढो रहा है। देखो, भगवान ने जो मनुष्य बनाया है ना, इतना ही फर्क है मनुष्य में और पशुओं में। देखो, कभी आपने देखा है क्या डिज्नीलैंड के कार्टून छोड़ करके कि एक बफेलो जा रही है, उधर से मिस्टर बफेलो जा रहा था, एक दूसरे की तरफ देखे और स्माइल किया? संभव ही नहीं, क्योंकि वो पशु है। पश्यति इति पशु न हस्यति, हंसते नहीं, केवल देखते ही है। मनुष्य का तात्पर्य केवल आनंद को प्रकट करना, केवल इसी के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है, बाकी सब सेकेंडरी है। देखो, और यह आनंद प्रकट करने के लिए आवश्यकता है बोझे को उतारने की। तो पहले जो फिजिकल बोझा होता है अपने पर, उसके द्वारा हम कितने दुखी रहते हैं। कौन सा फिजिकल बोझा है? फिजिकल बोझा होता है पोजेशंस का। इतना सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे किसी ने एक पावर पॉइंट भेजा था, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्टीनेस। इतना सुंदर पावर पॉइंट था वो। उसमें बताया कि हम अपने घर में कितना सामान इकट्ठा करके रखते हैं। देखो, वहाँ गए वहाँ से ले आए, वहाँ गए वहाँ से ले आए, और पूरे घर में सब रख देते हैं।
एक बार रखने के बाद फिर उसके तरफ जिंदगी भर नहीं देखते, और उसके ऊपर इतनी मिट्टी हो जाती है। देखो दक्षिणी लोग, दक्षिण भारत के लोग जब निकलते हैं ना बाहर जाने के लिए, तो थोड़ा विभूति जो है वो यहाँ लगा लेते हैं। भले नहाए ना हो लेकिन विभूति लगा लेंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि हम नहा धो के आए। इसीलिए उनके घर से दरवाजे से निकलने के पहले वहाँ एक छोटी सी जगह में एक डिब्बी रखी होती है जिसमें विभूति होती है, तो चलते थे फट से लगा करके निकल गए, मेकअप कंप्लीट। एक बार हम किसी के यहाँ थे, हमारे मित्र, और वहाँ की वो डिब्बी नहीं दिख रही थी, तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ रख दी। उसने पूछा अपने वाइफ को, कहाँ रख दी वो डिब्बी, जल्दी ले आओ मुझे जाना है बाहर। हमने कहा क्यों परेशान हो रहे, ये देखो ये तुमने जो लॉर्ड बुद्धा ला के रखे हैं ना यहाँ, इस बुद्धा के किसी भी अंग पर हाथ लगाओ, ऐसा करो तो विभूति निकलेगी। जब से उसको लाया है कभी उसके ऊपर कपड़ा घुमाया है? कितना बोझा इकट्ठा करके रखते हैं। सी दिस हैबिट ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स डजंट रिमेन आउटसाइड। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति बाहर के जगत में वस्तुओं को इकट्ठा करने का एकदम शिकार आदत हो जाती है, वो व्यक्ति अपने अंतःकरण से राग द्वेष को नहीं हटा सकता। आदत वही है, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। इसीलिए पहला बोझा स्थूल है, ग्रॉस कलेक्शन ऑफ थिंग्स अराउंड अस, उसको हटा। ये सिद्धांत मैंने सीखा कई साल पहले। मैं कहीं रहता था बम्बई में, छोटा सा मकान था, किसी का ही था, अपना तो कुछ है नहीं, 10 बाय 10 का कमरा, उसमें मैं रहता था। तो पुस्तकों की सिवा दूसरा कुछ नहीं, और एक मेरे सूटकेस, मेरा लैपटॉप, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि स्वामी जी आप इस छोटे कमरे में रहते हैं, तो मैंने आपके लिए बड़ा फ्लैट सोचा है। तो उसने मेरे लिए बड़ा फ्लैट ले लिया। हमने कहा ठीक है, फिर ये सामान को वहाँ हटा दो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। फिर उसने किसी को बुलाया और सामान को पैक किया कार्टन्स में, अबाउट 10-15 बुक्स, नथिंग एल्स, ओनली बुक्स, और वो नए मकान में शिफ्ट कर दिए। अब मुझे वहाँ बैठ करके खोल के देखने के लिए समय ही नहीं, कंटिन्यूसली मैं मूव कर रहा हूँ। 3 साल तक वो वैसा का वैसा रहा, मेरे दिमाग पर बोझा। उसको खोलना है, देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, पुस्तकों को सॉर्ट आउट करना है। बस 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए, आई कुड डू नथिंग। फिर मैंने ये सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा, तो मैंने एक लाइब्रेरी को ईमेल लिख दी कि मेरी ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं, आप वहाँ से जाकर के सब पुस्तकें अपने लाइब्रेरी के लिए ले लो। तो उन्होंने वो सब पुस्तकें 10-20 जो बक्से थे वो लेके चले गए, और मुझे कहा कि जब आप आओगे उस समय हमको साइन कर देना एंट्री करने के लिए। जैसे मुझे पता चला ईमेल से कि उन्होंने सब पुस्तकें ले गए हैं, मुझे इतना हल्का फील हो गया। देखो कहाँ था बोझा, ध्यान से सुनना, बोझा हमेशा मन पर होता है। किसी भी प्रकार का प्रेशर हो, दैट प्रेशर विल नेवर अलाउ यू टू बी हैप्पी। तो एक तो फिजिकल प्रेशर लिया हमने बोझे का, दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रेशर। फिजियोलॉजिकल प्रेशर कौन सा होता है? वो होता है बीपी। बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। आपने देखा होगा कई बार मीटिंग चलती है, बड़ा गंभीर चिंतन चल रहा हो, सडनली एक आदमी बीच में से उठ करके सबको लताड़ के बाहर चला जाता है। ऐसे लगता है क्यों आदमी बीच में उठ के चला गया? ही कुड नॉट होल्ड बियॉन्ड दैट लिमिट। So when you have any kind of pressure, physical or physiological, you cannot be halka pulka, you will be always tense. अब real pressure because of which we become miserable, वो है the load of our total past. देखो अब इसको ध्यान से समझ लेना, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जो मैं कहते हैं दुनिया में, कहते हैं कि यह आदमी बड़ा ईगोइस्ट है। अब ईगो किसको कहते हैं?
देखो, हमको ईमेल मालूम है, ईगो मालूम नहीं है। व्हाट इज ईगो? ध्यान से सुनना। जैसे ये माला मुझे पहनाई है, अब ये माला नाम की कोई वस्तु है क्या? केवल फूलों को धागे के कारण इकट्ठा रख करके एक वर्चुअल रियलिटी निर्माण कर दी है। इट इज नॉट एक्चुअल। यदि इसका धागा तोड़ दिया जाए और फूलों को अलग कर दिया जाए तो माला कहाँ गई? जब हो तब जाएगी ना। जैसे हम डाटा डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वो डाटा अपने हार्ड डिस्क के बाहर आके गिरता है क्या? कहाँ जाता है? इट इज नॉट। इसी प्रकार से ईगो नाम की कोई वस्तु नहीं है, फिर भी ये माला के जैसे इट अपीयर्स बट इट इज नॉट। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? केवल अपने भूतकाल की गाथा। मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। जो जो मैं शुरू हो जाता है। और कब तक बोलेंगे? जब तक हम वर्तमान में नहीं पहुंचेंगे तब तक बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट हमने एक मैनेजमेंट के हमारे वर्कशॉप में किया था। हमने कहा कि हम लोग एक जरा डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट वर्कशॉप लेंगे। अहमदाबाद में हुआ था कि आप लोग अपने सब फैमिली को ले आना वर्कशॉप में। उनके लिए हम सेपरेट सेशन लेते थे शाम के समय, सबके लिए समष्टि सत्संग, और उसमें हम कुछ खेलते थे। 3 दिन का सत्संग था। तो हमने कहा देखो, अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो सभी हस्बैंड, वाइफ, उनके पेरेंट्स, बच्चे, ऑल 3 जनरेशन्स टुगेदर। फिर हमने एक छोटे बच्चे को बुलाया, 5 साल के बच्चे को। मैंने बेटा तुम आ जाओ। आ गया। हमने कहा तुमको अपने बारे में जो बोलना है बोलो। मुझे नहीं बोलना। नहीं बेटा, हम लोग खेल रहे हैं ना, कुछ तो भी बोलो। एनीथिंग यू से, वी विल नॉट ऑब्जेक्ट। आई लाइक चॉकलेट्स। और बोलो, अभी तो टाइम है, 5 मिनट बोलना है। आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। फिर शांत हो गए। अब मुझे कुछ नहीं बोलना है ना, तुमको अभी 3 मिनट और बाकी है, बोलना है कुछ। बोले मैं नहीं बोलूँगा। तुमको फिर खड़ा रहना पड़ेगा। बोले फिर मैं यही खड़े खड़े सुसु कर दूंगा। अरे जा बाबा जा। उसका लेक्चर ओवर। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, 78 नॉट आउट बुलाया। 78 नॉट आउट आने के बाद कहा आपको 5 मिनट बोलना है अपने बारे में। जो उनका शुरू हो गया, हमको पुलिस को बुलाना पड़ा, बंद होती ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, जो 5 साल का बालक था उसको अपने बारे में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए उसका ईगो है ही नहीं। जिसका ईगो कम होता है वो कम बोलता है, जिसका ईगो कम होता है वो उतना कम दुखी होता है। जिसका ईगो ज्यादा है वो ज्यादा बोलेगा, जिसको ईगो ज्यादा है वो ज्यादा दुखी होगा। परमात्मा को ईगो है ही नहीं, इसीलिए परमात्मा परमानंद स्वरूप है। तो किसका बोझा ढो रहे हैं हम बोझा ढो रहे हैं अपने भूतकाल का। देखो महाराज, किसी व्यक्ति को जब भूत लग जाता है तो उसका व्यवहार कैसे होता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया है। हम लोगों को भी यही हो जाता है। इसीलिए जवान लोगों के कंपनी में बुढ़ाओं क्यों एक्सेप्ट नहीं होते? कहीं भी कुछ हो रहा हो, जब हम जवान थे तब की बात है। अरे यार, हु केयर्स? हमको ये बात समझ में नहीं आती कि nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. Old people have only past, no future.
Youngsters have all the future to live and hardly any past. And thus they stand poles apart. देखो, इसीलिए ईगो किसको कहते हैं? ईगो माने अपने भूतकाल का बोझा सर पर ढोके जो चलता है, इसीलिए फिर वो झुक जाता है, क्योंकि बोझा है सर पर। देखो महाराज, और फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा कंपैरिजन करता रहेगा। एक बार एक दादाजी अपने पिताजी को बोल रहे थे कि बेटा, जब हम छोटे थे ना, तब हमारे समय में हम मुट्ठी भर पैसे ले जाते थे और बैलगाड़ी भर के सामान ले आते थे। आजकल के ज़माने में बैलगाड़ी भर के पैसा ले जाओ और मुट्ठी भर सामान आता है। क्या हो रहा है? तो वो पोताजी कहता है, दादाजी आप घास लाते होगे, हम ब्लू चिप लाते हैं, यही फर्क है। देखो महाराज, इससे निकला क्या? देखो, और यदि हम, ध्यान से सुनना, यदि हम अपने आप को केवल वर्तमान में रखें, अपने भूत के बोझे को निकाल डालो, तो क्या होगा? अभी क्या परिस्थिति है हमारे जैसे बुढ़ाओ जो है, जहां कोई बच्चा देखा तुरंत उसके सामने बड़े बन जाते हैं। बड़ा बन गया माने क्या? बच्चों को उपदेश करना। वो खड़ा है, खड़ा क्यों है? बैठ जा। वो बैठा है, बैठा क्यों है? खड़ा हो जा। वो दांत से नाखून खा रहा है, नाखून क्यों खा रहा है? मेरा सर खा। जहां कोई बालक सामने आ गया, हमारा बुढ़ापा और जवान हो जाता है। देखो महाराज, तो रियल बोझा होता है अपने भूतकाल का। ये सबसे बड़ी महत्व की साधना है संतो, हल्का फुल्का रहने की। देखो, इतने सारे फूल, समझो इसमें 100 फूल है तो इतनी बड़ी माला बनी। समझो हमने इसमें से 50 फूल निकाल दिए तो इतनी ही माला बनेगी। समझो हमने इसमें से और 25 फूल निकाल दिए तो इतनी ही माला बनेगी। समझो आपके पास एक ही फूल है तो माला बनेगी। यदि हम केवल वर्तमान में, आज में रहते हैं, तो आप कभी भी बोझा लेकर के बोर नहीं होगे। और ध्यान से सुनो, डू वी हैव ए चॉइस टू लिव इन द पास्ट or in the present or in the future? We have no choice. We have to live in the present. जब हमको वर्तमान में रहना ऑप्शनल नहीं है, वर्तमान में ही रहना है। देखो, तो वर्तमान में रहना आसान है, लेकिन हम हमेशा भूतकाल की बातें, हम जब दुनिया में घूमते हैं ना, तो हमको टाइम पास करने के लिए बड़ा डिफरेंट टेक्निक है। शिमला की बात है, किसी के यहाँ थे हम और बुढ़ाऊ कपल, 78, 75 समथिंग लाइक दैट, और हम बैठे थे, चाय पानी पी रहे थे। तो हस्बैंड हस्बैंड कहता है कि स्वामी जी, हम लोग जब पहली बार शादी होके शिमला में आए थे, 1922 की बात है। ऐसी बात जब कही, बुढ़ापे में पत्नी ने यदि पति के दोष नहीं निकाले तो वो पत्नी नहीं है। तो पत्नी कहती, 1922 में तुम्हारी शादी किसी और से हो गई होगी, अपनी शादी 1932 में हुई थी। नहीं, 22 में हुई थी। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी शादी नहीं भी हुई तो। लेकिन उसी को लेकर के अब झगड़ा शुरू हो गया। देखो, जो अनावश्यक बातें हैं वो भूतकाल है, उसको कभी मत लाना वर्तमान में। देखो, इसीलिए कोई भी हमको पूछता है हमारे बारे में ना, हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना सीखो। कई बार वो हमको जो बोलने की आदत है ना, जैसे हमारे पंजाब की बात है, जब हम कहते हैं हमारे पंजाब की बात है, तो कोई पंजाबी होगा ऑडियंस में आकर के पूछता है, स्वामी जी तुम पंजाबी हो? हाँ जी। तो फिर दूसरा प्रश्न आता है, कहाँ के हो? फिर हम मारे गए।
फिर हम पूछते आप कहाँ के हो, तो कहते हम तो अमृतसर के, हम जलंधर के, पानी के अंदर। इसी प्रकार से दूसरी जगह हमने कहा कि हम महाराष्ट्र के हैं, तो हमारे महाराष्ट्र की बात है, तो उसमें से एक इकड़े तिकड़े आ गया, स्वामी जी आप महाराष्ट्र के हैं, मराठा है। बोला हाँ, कहाँ के हो, फिर वही प्रॉब्लम। फिर आप कहाँ के हो, हम सोलापुर के, हम कोल्हापुर के। अपने आप को बचा लो। एक बार हम पकड़े गए, स्वामी जी कभी तो आप कहते पंजाबी हो, कभी आप कहते मराठी हो, सच सच बताओ क्या हो। हमने कहा सच तो बात यह है कि बाप पंजाबी माँ मराठा, तो हम हो गए पराठा। अरे क्या फर्क पड़ता है। जितना हम अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, जितना हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उतना अन्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखो, व्यक्ति जगत को वही देखता है जो उसने अपने आप को समझा है। बड़ा सिद्धांत सिंपल है। समझो मैंने अपने आप को पैसे के साथ जोड़ लिया, तो मैंने पैसे के साथ जोड़ने के बाद मैं क्या बनूंगा, या तो मैं अमीर बनूंगा या तो गरीब बनूंगा। यदि मैं अपने आप को अमीर समझता हूं, तो मेरे लिए दुनिया क्या है, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, अमीर और गरीब। यदि मैंने अपने आप को उम्र के साथ जोड़ लिया कि मैं बूढ़ा हूं, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जवान और बूढ़े। यदि मैंने अपने आप को पुरुष के रूप से स्वीकार किया, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, पुरुष और स्त्री। देखो, यदि मैंने अपने आप को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ लिया, तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, बेवकूफ और मेरे जैसे इंटेलिजेंट। तो जगत को हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। ये सिद्धांत है। और इसीलिए यदि हमने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है, तो जितने भी भेद है वो अपने आप शांत हो जाएंगे। देखो, उपनिषद भगवद गीता में योग की परिभाषा आती है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति इस दुनिया को अपने जैसा देखता है, माने जब हम खुश हो जाते हैं तो हम अपने खुशी में सबको बुलाते हैं, क्योंकि खुशी को बांटना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति किसी के भी खुशी में खुश है, जलता नहीं, वो हल्का फुल्का जी रहा है। साधारण व्यक्ति किसी के साथ पास पैसा आ गया, मालूम है कैसा आया है पैसा, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे। हम ऐसे नहीं है, हम नहीं करप्शन करते। क्यों? चांस ही नहीं मिला। देखो महाराज, ये बड़ा सिंपल टेक्निक है। हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपके खुश रहने का राज क्या है। हमने कहा हमारे खुश रहने का राज यही है कि हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। जैसे लोगों की शादी में हम जाते हैं, शादी की खुशियों में हम होते, बाकी का सब उनका जिंदगी भर, उनको क्या फर्क पड़ता है। वेरी सिंपल वे, बी हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। देखो, एकदम हल्का फुल्का रहेगा। तो पहली तो बात हो गई हल्का फुल्का रहने की। अपने मन पर जो भूतकाल का बोझा है उसको उतार दो। उसको उतारने के लिए हम आपको बहुत सिंपल टेक्निक बताते हैं। एक बार हम नेपालगंज में थे, हम लोग जा रहे थे अपने कैलाश मानस के लिए। पहले काठमांडू गए, बहुत बारिश आ रही थी, फिर भी फ्लाइट से नेपालगंज गए, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर से आगे, ऐसे हम जाने वाले थे। लेकिन इतनी बारिश हो रही थी उस जगह में, नेपालगंज में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। पहले इट वॉज रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स, then it started raining in cows and buffaloes, then it started raining in camels and elephants,
एज ए रिजल्ट इतना पानी कि जिस होटल में हम रुके थे उस होटल के डाइनिंग हॉल में घुटने तक पानी, इतना जबरदस्त। तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। हमारे साथ 10-12 अंग्रेज थे और बाकी के अपने इंडियन थे। अब वहाँ होने के बाद सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन। तो मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमारे जीवन का सिद्धांत एक ही है, हम यहाँ केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं, बाकी कुछ नहीं। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी, जब हम नहीं होंगे तो कुछ कमी नहीं होगी। माने जब हम है तो कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। लेकिन हमको ऐसे लगता है हमारे सिवा दुनिया चलेगी कैसे, यही बोझा है। एक सज्जन हमारे पास आए, सिंधी सज्जन, बम्बई की बात है। स्वामी जी, लास्ट 3-4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, परेशानी अच्छी है, आदमी बिजी रहता है। हमने कहा आप भी परेशानी हो, जितने भी सरनेम नी में एंड होते वो सिंधी होते, जैसे थड़ानी, गिरानी, मरानी, चढ़ानी, इसी प्रकार से परेशानी सिंधी। बोले नहीं, परेशानी ये है कि मुझे डर लग रहा है अपने मृत्यु का। हमने कहा पापा जी तुसी फिकर ना करो, आई गारंटी यू विल डाई। नहीं, वैसी बात नहीं। बात क्या है? बात ये है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, इसका क्या होगा, इसको लेकर के मैं परेशान हूँ। हमने कहा पापा जी आपका प्रश्न बड़ा सिंपल है, आप यही प्रश्न उन लोगों को जाके पूछो तो वो उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? पापा जी गो ना, वी आर वेटिंग। हमको ही लगता है कि हमारे सिवा दुनिया कैसी चलेगी। देखो महाराज, इस दुनिया में कोई हमारी आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स, सी हाउ ब्यूटीफुल लाइफ बिकम्स। तो जब हम वहाँ होटल में थे, सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड, क्या करें क्या करें। तो मैंने जब देखा अभी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए, हमने कहा जिनके शरीर में खून दौड़ रहा हो मेरे साथ बाहर आ जाए, और जिनके इसमें कोका कोला दौड़ रहा हो अंदर रहे। और हम बारिश में आ गए, घुटने तक पानी, बड़ा बाहर का जो उनका पार्किंग लॉट था वहाँ। और हमने कहा हमारे पीछे चलो, ऊपर से जोर से बारिश हो रही है। और हमने पैर ऊपर उठाया और नीचे रखा धीरे से, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाया, धीरे से नीचे रखा। हमने कहा हम ऐसा मेरे को राउंड चलेंगे और मेरे साथ साथ जप करो। आई हैव नथिंग टू डू, पुट द फुट डाउन। सेकंड वन, आई हैव नो वेयर टू गो, पुट द डाउन। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। 1, 2, 4 चक्कर लगाए, उसके बाद मैं निकल गया और वो घूमते रहे। देखो, रिलैक्स, जो होना है वही होगा। यू कैनॉट स्टॉप एनीथिंग, ओनली वन थिंग यू कैन डू, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू वॉट एवर कम्स। देखो, हमारी कंडीशन उस बच्चे के जैसी है। उस बच्चे को स्कूल में सिखाया गया गणित, 1 + 1 माने 2, 11 + 11 माने 22, 111 + 111 माने 222। समझ में आ गया? आ गया। होमवर्क दिया, दूसरे दिन किया सबने होमवर्क? हाँ जी। एक बच्चा चुप बैठा रहा। तुमने? हमने नहीं किया। क्यों? सर आप बड़े चालाक हो। क्या? आपने तो सिंपल उदाहरण ले लिए, 1 + 1 2, 11 + 11 22, हमको कठिन दे दिए, 9 + 7। अब 9 फिंगर ही है नहीं, कैसे करें? 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से जीवन का प्रत्येक क्षण एक परीक्षा के रूप में ले लो। एवरी इवेंट इन आवर लाइफ इज आवर स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन।
And when you are facing the examination, you have no place for complaint. You have to be prepared. हमेशा प्रिपेयर रहना माने हल्के फुल्के रहना। और ये सबके लिए संभव है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और जब हम प्रिपेयर रहते हैं तब हमारा मन एकदम लाइट रहता है, देयर इज नो बोझा ऑन योर हेड। और जितना हम वर्तमान में रहेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी परफेक्ट होती है। और यदि हम हमेशा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, और हम कुछ काम कर रहे हैं, तो काम में भी परफेक्शन नहीं होगा, काम में भी आनंद नहीं आएगा, काम से फल भी ठीक नहीं मिलेगा, और जीवन में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं। फिर ऐसे लोग फेटलिस्ट बन जाते हैं कि पता नहीं, आई एम वेरी अनलकी, मेरे प्रारब्ध में भी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, पिछले कर्मों के कारण हमको केवल दो बातें मिलती है, सुख और दुख। तीसरी बात नहीं मिलती। जीवन में जो सफलता आती है वो प्रारब्ध के कारण नहीं आती, सफलता आती है मेहनत के कारण। पुट एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। एक जवान लड़के ने मुझे कहा था, स्वामी जी, आई डिड माई बेस्ट बट आई कुड नॉट सक्सीड। I said, your best was not the required best. You have to do the required best. Your best is the worst. देखो, I did my best. You are not obliging anybody. You have to match the required best. तब जाकर के जीवन में सफलता आती है। इस प्रकार से जितना हम वर्तमान में रह करके हल्के फुल्के रहेंगे, जो भी समस्या सामने आती है, disturbed mind is the mine of all the problems, and the peaceful mind is the source of all the solutions. देखो, the other side of the problem is called as the solution. Like a coin has two sides, head and tail. In the same manner, every problem has got its inherent solution if we are able to tackle with it. जहां हमने इन चीजों को समझ लिया, फिर देखेंगे मन इतना हल्का फुल्का हो जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में 24/7 he is living in meditation. Then he doesn't have to suffer silently, collectively. चलो मेडिटेशन करते हैं, एंड क्या करेंगे? साइलेंटली सफर। पहले लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ क्यों करने हैं? ताकि शिष्य और गुरु दोनों सो जाए। जिस मेडिटेशन में लाइट ऑफ होते हैं वो स्लीपिंग सेशन होता है, मेडिटेशन सेशन नहीं होता। मेडिटेशन कोई बुरी बात है अंधेरे में करनी है करके? देखो महाराज, मेडिटेशन किया नहीं जाता, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। ध्यान दो। देखो, जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। जब प्यार करते हैं, when we fall in love, we get hurt. देखो, लड़का लड़की का प्यार किया होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, करते नहीं। और इसीलिए माँ बेटे के प्यार में गिरना नहीं होता, और लड़के लड़की के प्यार में गिरने के सिवा और कुछ नहीं होता। इसीलिए वो कहते ना, one young boy girl came, Swamiji, we want your blessing, we have fallen in love with each other. तो मैंने कहा, get up. Where did you get hurt? Because you have fallen in love. Come on, rise in love rather than falling in love. देखो महाराज, life will become so simple. Simple life is a light life. When we want to prove something to somebody, we carry the load on our head. We want to improve the world, we carry the load on the head. We want to change the world, we carry the load on the head. Accept the world as it is. Live at zero complaint level. You are living in meditation. हमारी स्थिति, हमको कुछ कंप्लेन करने के लिए नहीं है, तो भगवान बैठा है,
दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। देखो, इसीलिए डोंट डू मेडिटेशन, ध्यान करो मत, ध्यान दो। कीप एन आई ऑन योर माइंड। आर यू फ्रस्ट्रेटेड? आर यू डिप्रेस्ड? आर यू एंग्री? आर यू disgusted? Are you getting in depression? The moment you become aware of the quality of your mind, that negativity will disappear. इस प्रकार से हल्का फुल्का जीना, यही जीवन है। हम लोग यहाँ रोने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं आए। मनुष्य का जन्म केवल आनंद को प्रकट करने के लिए है, आनंद को पाने के लिए नहीं, प्रकट करना है। डोंट स्ट्रगल टू गेट हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस थ्रू एवरी एक्शन, थ्रू एवरी वर्ड, थ्रू एवरी थॉट। व्हेन वी कैन एक्सप्रेस हैप्पीनेस थ्रू एवरी एक्शन, वर्ड एंड थॉट, वी आर लिविंग इन मेडिटेशन। उसको कहते हैं हल्का फुल्का जीना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।